मानव शरीर, पाचन तंत्र, मुंह, लार में पिथिलीन नामक एंजाइम पाया जाता है। पाइथिलीन नामक एंजाइम पाया जाता है। आम भाषा में इसे सेलेवरी एनिलेज भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का टूटना पाइथिलीन की मौजूदगी में शुरू हो जाता है। लिंगुअल लिपेज नामक एंजाइम भी लार में मौजूद होता है जो वसा को तोड़ता है, किंतु प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही होता है। आमाशय यह एक किस्म की थैली है जो भोजन को संग्रह करती है। इसमें HCl का स्राव होता है। HCl का काम होता है भूख लगना, भोजन में मौजूद जीवाणु अथवा विषाणु को मारता है, वातावरण को अम्लीय बनाता है, लोहे का पाचन करता है। HCl के कम स्राव से लोहे का पाचन कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति रक्त अल्पता से पीड़ित हो सकता है। आमाशय में जो झिल्ली होती है म्यूक्यूस मेम्ब्रेन से बनी होती है। HCl पाया जाता है, जैसे ये मतलब झिल्ली मतलब ज़्यादा टाइम तक मतलब भोजन न करने से पेप्टिक अल्सर, कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। नोट: बार बार भोजन न करने की स्थिति में HCl द्वारा आमाशय प्रभावित होता है, जिससे पेप्टिक अल्सर की समस्या हो सकती है। आमाशय में पेप्सिजोजेन नामक एंजाइम का स्राव होता है। यह प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिनोजेन नामक एंजाइम जो प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक। छोटी आंत लगभग 7.2 मीटर लंबी होती है। ड्यूडेनम ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। यहाँ सिक्रिटिन नामक एंजाइम का स्राव होता है जो अग्नाशय एवं यकृत को क्रमशः अग्नाशय जूस एवं पित्त स्रावित करने का निर्देश देता है। ड्यूडेनम ही अग्नाशय जूस वातावरण को क्षारीय बनाता है ताकि पित्त में बाइल कार्य कर सके। पित्त वसा के अणुओं को तोड़ता है। यहाँ लैक्टेज, सुक्रोज एवं माल्टेज नामक एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। जेजेनम ये 10 फीट लंबा होता है। यहाँ जेजेनम और इलियम में अवशोषण विली द्वारा होता है। जेजेनम वसी अम्ल एवं अमीनो अम्ल का पाचन करता है। विटामिन B12 का अवशोषण इलियम में होता है। बड़ी आंत इसमें जल का अवशोषण होता है। यदि जल का अवशोषण ना हो तो व्यक्ति दस्त से पीड़ित हो सकता है। बड़ी आंत की उभारों को कुलोन कहा जाता है। यदि कुलोन में घाव हो जाए तो खूनी दस्त की समस्या हो सकती है। यकृत के कार्य: ग्लूकोज को लाइकोजन में परिवर्तित करना, शरीर में जहर को निष्क्रिय करना, मदिरा, निकोटीन एवं दवाओं का प्रसंस्करण करता है। विटामिन एवं आयरन का संचय करना, पित्त का उत्पादन। परिसंचरण सर्कुलेशन रक्त द्वारा पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन का संचरण परिसंचरण द्वारा होता है। रक्त शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त, ऊर्जा ज्यादा होती है, लालिमा ज्यादा होती है। अशुद्ध रक्त ऑक्सीजन रहित, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। शुद्ध रक्त का प्रवाह प्राय धमनियों से होता है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह शिराओं से होता है। नसें, धमनी, शिरा, धमनी, आर्टरी। शुद्ध रक्त वाहिकाएं अथवा नसें ये हृदय से दूर जाते हैं। धमनी ये अपेक्षाकृत मोटी होती हैं, इनमें रक्त प्रवाह तेज होता है। शिरा ठीक उल्टा, मतलब अशुद्ध रक्त वाहिकाएं होती हैं, ये हृदय की ओर जाती हैं, ये अपेक्षाकृत पतली होती हैं, इनमें रक्त प्रवाह धमनी की अपेक्षा स्लो होता है। पहले शरीर, हृदय, फेफड़ा, मतलब अशुद्ध रक्त हृदय में जाएगा, हृदय से वो ही अशुद्ध रक्त फेफड़े में जाएगा। फेफड़ा ऑक्सीजन लेता है, मतलब फेफड़ा एक प्रकार से एयर प्यूरिफायर है और वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ऑक्सीजन ग्रहण के दौरान ऑक्सीजन रक्त में घुलता है तो शुद्ध रक्त बनता है। यही शुद्ध रक्त हृदय में जाता है, फिर हृदय से शरीर में शुद्ध रक्त
मतलब इसी को डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। हृदय, दाया अनिंद, बाया अनिंद। आईवीसी, आईवीसी मतलब इन्फीरियस वेना केव, उधम सिरा। शरीर के निचले हिस्से में अशुद्ध रक्त हृदय तक लाना। शरीर मतलब आईवीसी शरीर के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाता है। एसवीसी सुपीरियर वेना कावा, श्रेष्ठ सिरा। शरीर के ऊपरी हिस्से से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है। यसेयन सीनो आर्ट्रियल नोड, यसेयन, यसेयन मतलब पीस मेकर। यह हृदय में धड़कन का कारण है। यही दाहिने आलिंद में पाया जाता है। यह दाहिने आलिंद में पाया जाता है। यसेयन के कारण ही हमारा हृदय स्वयं कार्य करता है। लब डब, लब डब। पी ए पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाने वाली शिरा होती है। मतलब ये जो थी मतलब आईबीसी एसबीसी ये हृदय की ओर आते हैं, जबकि पीए अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक ले जाने का मतलब ये हृदय से बाहर की ओर जाती है। फिर पी भी पीवी शुद्ध रक्त को फेफड़े से लाने वाली धमनी होती है। और रटा शुद्ध रक्त को अन्य हिस्सों तक पहुंचाना इसका काम होता है। ये बाहर जाती है। ब्लड, ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है जो लगभग 55% होता है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं जो लगभग 45% होती हैं। आरबीसी, रक्त का लाल रंग आरबीसी के कारण होता है क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इनकी आयु 120 दिन होती है। इनका निर्माण मज्जा में होता है। मृत प्लीहा में होता है, स्प्लीन जिसे बोलते हैं। इनका कार्य होता है कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक यही है क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया कर हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन का निर्माण करता है। मतलब हीमोग्लोबिन प्लस O2 ये उत्क्रमणी क्रिया करके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बनाती है। फिर उसके बाद हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब प्रतिक्रिया कर अनुक्रमणी प्रतिक्रिया कर हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। जबकि हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड ये उत्क्रमणी क्रिया नहीं है। मतलब ये जब एक बार रक्त में घुल जाती है तो दोबारा इसका हीमोग्लोबिन निकलना मुश्किल हो जाता है जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्लाज्मा गाढ़ा चिपचिपा द्रव होता है। यह रक्त का 55% हिस्सा होता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एवं प्लेटलेट्स तैरते हैं। यह पीले रंग का होता है। ठीक है। फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। प्लाज्मा में फिब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक, इसमें प्रतिरक्षी भी मौजूद होते हैं। इजावन में ग्लोबलिन। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक, इसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक तत्व पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी इन्हें वैरियर सेल भी कहा जाता है क्योंकि ये रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। जिससे न्यूट्रोफिल ये जीवाणु और विषाणु को निगल जाते हैं। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी मृत कोशिका की सफाई करती है। फिर बेसोफिल प्लस इसिनोफिल एलर्जी के समय सक्रिय होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस नवजातों में भी पाया जाता है। परजीवों को निगल जाता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड रक्त का थक्का बनना। प्रोथ्रोम्बिन प्लस
थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। फिर उसके बाद फिब्रिनोजेन प्लस थ्रोम्बिन मिलकर फिब्रिन का निर्माण करते हैं। फिर फिब्रिन प्लस ब्लड ब्लड का क्लॉट रक्त का थक्का बनाते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं। मतलब ये सब सहायक है। फिर फिब्रिनोजेन सब लसिका प्रणाली, इन्हें कोशिकाओं में परिसंचरण प्रणाली की उपप्रणाली भी कहा जाता है। ये लसिका वाहिकाओं अंगों का जटिल नेटवर्क होता है। इस प्रणाली का प्राथमिक कार्य द्रव संतुलन बनाए रखना है। यह ऊतकों में अतिरिक्त द्रव को रक्त प्रणाली में विक्षेपित करता है। यह पोषक तत्व एवं हार्मोन्स का भी परिसंचरण करता है। इसका अन्य नाम ऊतक द्रव भी है। लीक होने वाले रक्त को कलेक्ट करने का कार्य लसिका करती है।